अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आज मैं एक ऐसे रिश्ते में कामयाबी के कुछ नुस्खों के हवाले से शो करने जा रही हूँ कि जो कि रिश्ता इस कायनात में जो सबसे पहले खल्क किया गया था, और वो रिश्ता है मियाँ और बीवी का, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम के दरमियान जो रिश्ता था। अब ये एक ऐसा रिश्ता है कि जिस पे रोज़ की बुनियाद पे काम करने की ज़रूरत होती है, कि ऐसा नहीं है कि आपने कहा जी बड़ा अच्छा आपको रिश्ता मिल गया है, लड़का बहुत अच्छा है, लड़के में ये मुझे खूबियाँ थी, मुझे चाहिए थी, और ये खामियाँ थी, शुक्र है लड़के में बिल्कुल भी नहीं है, तो बस यही मेरा परफेक्ट जोड़ है। नहीं भी, ऐसा नहीं होता। और जब एक बार आपकी शादी हो जाए तो फिर वो इंसान कहता है ना कि भाई या राह पे आ जाने या ब्याह पे आ जाने, तो एग्जैक्टली वही वाली सिचुएशन यहाँ पर होती है कि आप जब तक किसी के साथ रह नहीं लेते ना, आपको पता नहीं चलता। मैंने अक्सर लोगों को देखा जिनकी लव मैरिजेज हुई होती ना, उनके जो डिसअपॉइंटमेंट, खुदा न खासा कभी कोई ऐसा मसला हो जाए तो उनका डिसअपॉइंटमेंट का लेवल सबसे ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई ये बंदा तो ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, शादी के बाद तो इसमें बड़े फ्लॉज एकदम से सामने आने लग जाते हैं। फ्लॉज तो हम सब में होते हैं और उन फ्लॉज को लेके ही चलना होता है। जैसे मैं बात करती ना कि हम लोग वेडिंग की प्रेप्स पे तो बड़ा काम कर रहे होते हैं, हम लोग मैरिज पे जो है काम वो नहीं करते। मतलब लड़की ने शादी वाले दिन दिखना कैसे है, वेन्यू क्या होगा, मेन्यू क्या होगा, कौन सा डिज़ाइनर होगा, मेकअप कहाँ से होगा, फोटोग्राफी कहाँ से होगी, वीडियोग्राफी कहाँ से होगी, किस किस रिश्तेदार को बुलाना है, कितने कितने इवेंट्स करने हैं। वी थिंक अबाउट एवरीथिंग। लेकिन भाई जिस रिश्ते में आप जा रहे हैं उस रिश्ते को निभाना कैसे होगा, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि मुश्किलात तो ऑफ कोर्स आती हैं भाई। और अगर आपसे कोई ये बोले कि उसकी बड़ी परफेक्ट शादी है तो वो झूठ बोलते हैं। परफेक्ट सिर्फ आपका और खुदा पाक का जो रिश्ता है ना, मोहब्बत का, सिर्फ यही है। तो आज के शो में लेकिन हम फिर भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे वो 10 कौन से नुस्खे हैं, 10 कौन से पॉइंट्स हैं जो कि जिससे आप कामयाब शादीशुदा जिंदगी गुजार सकते हैं। तो भाई डिस्कशन शुरू होने से पहले ही ना हमने इन पे प्रेशर डाल दिया माहिरीन का। तो अब आप लोग माहिरीन के हम सभी कोशिश तो करते हैं ना माहिर बनने की इस एक काम में, तो एटलीस्ट हमारे साथ जनाब मुनज़्ज़र साहिबा मौजूद है, हमारे साथ फैज़ान शेख मौजूद है, हमारे साथ फातिमा मौजूद है, और फातिमा जो है फातिमा आगा स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं, और अब से थोड़ी देर बाद हमें माहिर नफ्सियात भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि नफ्सियात का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक मेरे अस्सलाम वालेकुम दोबारा से ऑन एयर आने के बाद भी, और ये आप लोगों से जानना चाहूँगी मुनज़्ज़र जी कि आपकी ज़िंदगी वैसे शादी के बाद कितनी बदली थी, और आपकी शादी से क्या एक्सपेक्टेशन थी? वैसे मज़े की बात है कि मुझे अपनी शादी से ज़ीरो एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि अरेंज थी। तो मैं डरी भी ज़्यादा थी, और मुझे लगता है कि शायद मेरी शादी के सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा एलिमेंट ये था कि कोई एक्सपेक्टेशन का लोड ही नहीं, बल्कि मेरे हस्बैंड, कभी मैं फ़ोन भी करती थी ना कि कम से कम जानूँ तो, बात तो करके देखूँ बंदा सुनने में कैसा है। या तो 1 साल हमारी मंगनी रही, और माशाल्लाह हर दफ़ा इतनी बेसुरी बातें करते थे कि मैं फ़ोन बंद करके अपनी दादी से कहती थी ये शादी मैं नहीं कर सकती, ये बंदा मेरी टाइप का ही नहीं है। तो वो कहती थी नहीं नहीं, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। बट सच उनकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हुई। शुरू में होती हैं मुश्किलात, बिकॉज मेरा दिल था कि कोई रोमांटिक सी शादी हो और ऐसे हो वैसे हो, बड़ा जैसे हर लड़की। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल फिल्मी नहीं थी बाय द वे। आज से 10 साल पहले की जिंदगी मेरी बिल्कुल नॉन फिल्मी थी, लेकिन वो एक टिपिकल जैसे टीनेज गर्ल्स का होता है ना कि ओ कोई टूट के प्यार करे और यूं करे, और ये तो वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरी लाइफ में। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ जब सफ़र शुरू होता है तो वो जो वक्त के साथ साथ आपका प्यार मैच्योर होता है, ग्रो करता है, ये सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता। लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे इंसान की बॉडी में भी सेल्स टूटते हैं और बनते हैं, रिश्ते भी ऐसे ही है कि टूटते बनते बनते फिर वो स्ट्रेंथन होते चले जाते हैं। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। मुझे लगता है मेरी शादी में जो एक फैक्टर था वो था ज़ीरो एक्सपेक्टेशन। वैसे हर जगह ये होनी चाहिए। तुबा ताहिर जी, मेंटल हेल्थ एडवोकेट, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तुबा, प्लीज कम एंड जॉइन आवर डिस्कशन। फैजान आप बताएं जनाब, आपकी शादी से पहले शादी से क्या एक्सपेक्टेशंस थी, और शादी के बाद आप कितना बदले? आई थिंक जस्ट लाइक मुनज़्ज़र आपा सेड कि एक्सपेक्टेशन लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट्स। सो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा आपको इस पे काम करना चाहिए कि जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उस पर पूरे उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे। तो मेरी हर लड़के में ये बात नहीं होती वैसे, देखें। हाँ ये मतलब ये लड़का ना, ये बहुत अच्छा लड़का है। परवीन आपा बड़ा अच्छा अपने लड़का परवान चढ़ा है। तो क्या कहते हैं कि मतलब आपको ज्यादा ये ख्याल करना चाहिए कि आप किसी की बेटी को घर के लेके आ रहे हैं, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। और इस जिम्मेदारी को अगर लोग समझ लें तो बड़ी चीजें आसान हो जाती हैं।
हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कहते हैं ना शादी के बाद कुछ चेंज होता है, कुछ भी मेरी जिंदगी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब वैसे का वैसे, बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वाज गेटिंग इनटू, आई न्यू हर पहले से, और हम बहुत अच्छे और वो दोस्त दोस्ती थे। वैसी, हाँ, क्योंकि वो अभी दोस्ती भी रहना वैसी बड़ा है। जरूरी है। हाँ। अभी भी ऐसी है, एंड आई थिंक कोई भी रिलेशनशिप है, स्पेशली ये वाला, आप देयर इज अ कांस्टेंट एफर्ट व्हिच इज नीडेड। हाँ, You हर need to दिन make जो sure, है ना, yes. हाँ, हर दिन एक नया नई बिगिनिंग होता है। Oh, yes. में नाराजगियां भी होती हैं, जुड़ भी जाते हैं दोबारा। आई थिंक कि वो एक नाराजगी के बाद जब हम पैच करते हैं तो वो और मजबूत होता है रिश्ता, मुझे ऐसा लगता और है। मुझे लगता है आप दोनों की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमने हाँ। कुछ रूल सेट किए हुए, हम अभी भी उनको फॉलो करते हैं, 8 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ही चल रहा है सब कुछ। वैसे रूल्स अगर में से प्लीज जरा बताने वाले तो वहाँ से शेयर भी करें कि ये कौन से रूल्स है, ताकि जैसे एक बड़ा बेसिक रूल था कि वी विल नॉट स्लीप ऑन अ फाइट। हाँ, सबसे बेस्ट रूल है। थोड़ा मुश्किल होता है इसको कभी कभी फॉलो करना, लेकिन हम कर लेते हैं। और हमने अभी रिसेंटली हम एक गैदरिंग में बैठे थे, वहाँ सारे कपल्स थे, जब हम वहाँ यही डिस्कशन हो रही थी, हमने कहा तो सबने घूम के देखा, हैं एक ने कहा अरे हम तो बहुत सोए भाई लड़के, हम तो सो जाते हैं। मैंने कहा उससे ना चीजें एस्केलेट हो जाती हैं। हाँ, अगर आप दिल में रख के सो जाओ ना, यू नेवर नो हाउ यू विल वेक अप एंड यू माइट गिव इट अ थॉट एंड माइट गो इन द नेगेटिव साइड। बेहतर ये कि रिजॉल्व इट। अच्छा, ये तुमने बहुत मजे की बात की। और हमारे एंड पे हमारी शादी मैरिड लाइफ में ये होता है कि अगर हम नाराज हुए ना, लेट्स से हम उसको टाइम देते हैं डिसॉल्व होने टू का, फेड आउट। हाँ, ये भी होता है। और आप थोड़ा वेट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता या मैं आइस ब्रेक करूंगी या वो आइस ब्रेक करेंगे। हाँ, that's good. तो एंड सेइंग सॉरी टू ईच अदर इज लाइक वन रूल, कि अगर मेरी गलती है तो मैं अच्छा सॉरी ना, चले आए मैं आपको नाश्ता बना के दूं, या वो कुछ कहेंगे अच्छा चलो आओ आउटिंग पे चलते हैं, या कुछ इस तरह से। तो थोड़ा कभी कभार होता है कि एकदम से झूठा पैचअप करने के बजाय हम कहते चलो ओके, इसको थोड़ा टाइम दे दो, तो हमारे केस में वो चल जाता है। लेकिन देखिए सॉरी कहना बड़ा जरूरी है। यूजुअली बहुत सारी खवातीन कह रही होती है, बंदे जो होते हैं ना फिर वो खुद ही वो कहते हैं हमने बात करी तो ये सॉरी तो था। अक्सर बंदे ऐसे भी होते हैं। आप मुझे बताएं फातिमा, आपकी, क्योंकि आपने बताया भी कि आपकी जब शादी थी आप बहुत छोटी थी, और किस आपके हिजाब का एक मसला था स्कूल में, और उसके बाद आपके जो हस्बैंड और आपके ससुर ने कहा कि नहीं जी हम इस हवाले से स्कूल में बात करेंगे कि हिजाब पे इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपकी शादी हुई तो ऑफ कोर्स बड़ी यंग थी, तो उस एक यंग फातिमा में शादी को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन थी, और शादी के बाद कितनी फिर फातिमा ने कहा कि नहीं हर चीज़ ऐसी नहीं होती? आई थिंक बिकॉज मैं बहुत छोटी थी, हम लोग बहुत दफ़ा अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने पेरेंट्स से लेके आगे बढ़ते हैं, बट हर घर अलग होता है, हर कल्चर अलग होता है। बट मेरी मंगनी 2 साल रही एंड आई हैड द बेस्ट टाइम, वी गॉट टू नो ईच अदर। हमारी फैमिली में इस चीज़ को इनकरेज किया जाता है कि आप मिलें, बात करें और एक दूसरे को समझें। तो आई थिंक उसमें जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, दोनों ने एक दूसरे के घरों को देखा, माहौल को, क्योंकि बाहर तो क्या होता है कि जब आप एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, डेट कर रहे होते हैं, जो भी होता है, द फैमिली इज नॉट पार्ट ऑफ दैट मिंगलिंग, यू नो। बट हमारे यहाँ जब हम दावतों पे, ईदों पे मिलते हैं, यू नो, शादियों में लेके जाते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग पता चलती है कि ये घर में माहौल कैसा है, किस किस्म के लोग हैं। तो आप उस तरह से अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी थोड़ा बिल्ड करने लगते हैं। तो आई थिंक कि मेरी नज़र में पहले से जानना, बात कर लेना, पसंद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे फैज़ान ने कहा था यू नीड टू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। हाँ, एग्जैक्टली, बिकॉज आई थिंक कि मुझे ये लगता है कि जैसे आपने कहा कि शादी में बहुत ऊंच नीच आते हैं, देयर आर सो मेनी एब एंड फ्लोज, एंड आई थिंक एज वी गेट टू नो आवरसेल्व्स, हमारे जो लेयर्स शेड हो रहे होते हैं अपने आप से, सेल्फ अवेयरनेस के, तो उसी के साथ साथ भी तो दूसरा बंदा आपको भी पहचान रहा होता है। द मोर यू आर लर्निंग अबाउट योरसेल्फ, द मोर यू आर लर्निंग अबाउट ईच अदर। तो आई थिंक विद टाइम जो चीज़ें आपको जोड़ के रखती हैं वो आपकी इनिशियल मेमोरीज होती हैं, जो आपकी इनिशियल कनेक्शंस होते हैं, जो प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ वैसे वाले बन जाओ जल्दी से, यू नो, आई एम मिसिंग दैट वन, यू नो, क्यों इतने ग्रम्पी हो रहे हो, एंड देन वी कैन, यू नो, बिकॉज दोज आर फीलिंग्स एंड मेमोरीज दैट स्टे विद यू फॉर लाइफ, बिकॉज दैट वाज द इनिशिएशन ऑफ दैट रिलेशनशिप। सो आई थिंक कि जाहिर है कि हर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर हो इनिशियली आपका एक अच्छा टाइम गुजरे तो वो आपकी बॉन्डिंग के लिए बहुत अहम होता है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती शादियाँ होती हैं,
खुशी नहीं होती, वहाँ पर मैंने बहुत डिप्रेशन के केसेस देखे हैं। हाँ, वैसे ये बात आपने बिल्कुल सही कि यहाँ पे पेरेंट्स को देखना चाहिए। मैं इससे पहले कि वो हम 2 रूल्स हमने यहीं से देख लिया ना कि एक तो ये कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, फिर दूसरी बात ये थोड़ी अनाइटली नहीं होनी चाहिए, आपको सॉरी कह देना चाहिए। लेकिन बाकी हम बहुत सारे रिश्तों में देख रहे होते हैं जब रिश्ते तय होते हैं और शादी की मेन इवेंट से पहले अगर लड़का या लड़की उनमें से कोई एक भी कह दे कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मुझे नहीं वाइब्स आ रही, मेरा दिल नहीं मान रहा, तो व्हाट शुड वी डू? ये मैं सबसे मेरा सवाल है, बट पहले आपसे पूछूं। बट लाइक यूजली इस्लामिकली इट्स आल्सो सेड कि जब हम 3 दफ़ा कहते हैं तो वो हम यही इजाज़त है, ये कंसेंट है, और अगर नहीं आ रहा तो फिर नहीं आ रहा। सो वी नीड टू ऑनर दैट। बट ऑल्सो जब शादी हो रही होती है तो दोनों लोग इतने ज़्यादा इमोशन से गुजर रहे होते हैं, राइट? सो देयर इज लॉट ऑफ तैयारी एंड लॉट ऑफ chaos दैट्स हैपनिंग। सो ऑल्सो हैविंग दैट काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है कि कोई बंदा ईजी करा दे। बहुत दफ़ा वो सेंसिटिव टाइम इतना होता है कि किसी जोड़े पे लड़ाई होगी, किसी ज्वेलरी पे लड़ाई होगी, एजी होते हैं थोड़े वो से। बहुत ज़्यादा। तो कोई आपके पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो जो इजी कराए कि डोंट वरी हो जाएगा। सो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर किसी को नहीं वाइब्स आ रही हैं तो वो ये नोट करे कि वो उसकी इमोशनल कैफियत की वजह से या वाकई कोई रेड फ्लैग्स हैं जो वो इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, ये रेड फ्लैग्स भी देखना जरूरी होते हैं ना। लेकिन एक मेरा सवाल ये है कि वाई डू द उर्दू में जाते क्यों लड़का या लड़की आखिरी मोमेंट का इंतजार करे ना करने के लिए? अगर नहीं वाइब आ रही, नहीं लग रहा कि बनेगी, तो वक्त पे पहले इनकार कर दे, बजाय इसके माँ बाप का पैसा डबोएं और एंड लास्ट मोमेंट पे कहें कि नहीं करनी शादी। बहुत सारी जगहों पे ना ये जो लड़के होते हैं ये माँ बाप को बता, या लड़कियां भी जो भी होती हैं वो माँ बाप को बता रहे होते हैं, लेकिन माँ बाप कहते हैं नहीं, ओ हो तो मैं भी डर लग रहा है, तो मैं भी डर लग रहा है, नहीं कुछ नहीं होता। हाँ, उसको सीरियस नहीं ले रहे होते। और उसके बाद फिर हमने कुछ ऐसी शादियां देखी हैं। मेरी कज़न की शादी थी तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी हुई थी। मेरी कज़न बहुत खूबसूरत थी, जो लड़का था वो भी बहुत खूबसूरत था। तो बस लेकिन ना हमें कुछ ऑफ सा लग रहा था कि कुछ चीज़ प्रॉब्लम लग रही है। तो बारात वाले दिन भी जो लड़का था वो बारात थोड़ी सी लेट आई, मेहंदी भी थोड़ी सी लेट आई, समझ नहीं आई थी। और वलीमे पे वो जो लड़का था वो स्टेज पे ना बैठे, अब वो वॉक करी जाए, तो हमें भी हो कि क्या ऐसी चीज़ हो गई है। तो बाद में पता चला कि जी उस लड़के ने मेहंदी वाले दिन कहा कि मुझे नहीं करनी शादी, आई एम नॉट रेडी फॉर इट, फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन घर वाले उसको मना के लेकर आए, लेट हो गए। और उसके बाद बारात वाले दिन, लेकिन शादी वो खत्म हो गई 1 साल बाद, लेकिन वो जो लड़की पे एक स्टैंप लग गई कि जी हाँ इसकी तो शादी हुई थी, अब माशाल्लाह शी इज हैप्पीली मैरिड, बच्चे भी हैं, लेकिन और उस बंदे ने अभी भी शादी नहीं की। लेकिन वो मेरे ख्याल से माँ बाप को सुन लेना चाहिए। तो ये जरूर होता है कि एक तमाशा फैमिली में बनता है कि भी क्या हो गया। आई रियली एग्री विद यू एक्चुअली। आपने पहले पूछा ये सवाल कि दिल नहीं मान रहा। हाँ। मैं लोगों को ये कहती हूँ कि हम लोग ना जब शादी के लिए कोई पार्टनर ढूंढते हैं तो जनरली ये आइडिया होता है कि एक चेकलिस्ट है and I want these things. But the checklist cannot tell you whether, like you use the word vibe, कि आपके दिल में वो बंदा उतरा है कि नहीं। और उसकी सबसे अच्छी इंडिकेशन ये होती है कि उस बंदे के बारे में सोचने से या उसके बारे में उससे मिलने की एक आपको एक्साइटमेंट फील हो रही है या नहीं हो रही है। बहुत ही दफ़ा आप देखें कि जो जिन लोगों की शादी होती है वो बात सुन के उस बंदे का नाम जहा जाते हैं एकदम से। और हम एज पेरेंट्स बहुत सी, हमने भी घर में केसेस देखे जहाँ पर पेरेंट्स को ये खदशा होता है कि कहीं ये मना ना कर दे, कहीं ये खुश नहीं है तो जाओ बेटा मिलो, बात कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे करो, नहीं ऐसे नहीं करते, हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, तो वो पुश कर रहे होते हैं। तो जब आपने लास्ट मिनट की बात की ना, वो लास्ट मिनट कोई बंदा चूज नहीं करेगा कभी भी कि वो इतनी एम्बैरसमेंट से गुजरे या पेरेंट्स को इतनी तकलीफ दे। बच्चे आमतौर पर बहुत नर्वस होते हैं, वो अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स को अपसेट या डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। लेकिन जब वो आखिरी डोर होती है ना कि अब इसके बाद आई एम क्रॉसिंग ओवर द थ्रेशोल्ड, तो वहाँ पे जो उनका डिसीजन पावर होता है वो उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि जब हम पार्टनर की बात करते हैं तो वैसे तो हमारी लाइफ में मेल फीमेल अब तो इन्वायरमेंट में दोस्त भी होते हैं, कॉलीग्स भी होते हैं, पीयर्स भी होते हैं, मेंटोर्स भी होते हैं, लेकिन क्या चीज़ है जो एक शौहर और बीवी के रिश्ते को एक मखसूस रिश्ते को बनाती है? वो एक दिल की एक्साइटमेंट और अट्रैक्शन होती है, जिसको बहुत सी दफ़ा अगर लड़की ने लड़के को देखा ही नहीं है, मिले ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? और जहाँ तक इस्लामिक
ट्रेडिशन की बात है तो देखें हमारे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया ना कि उनको एक खातून ने प्रपोज किया और दिल आ गया इसलिए प्रपोज किया और दिल इसलिए आ गया क्योंकि उनकी खुसूसियात ऐसी थी, उनके अंदर क्वालिटीज ऐसी थी। थोड़ा वक्त गुजरा, टाइम बीता तो उन्होंने इस चीज़ को नोट किया कि ये ऑनेस्ट हैं, ये सादिक हैं, ये अमीन हैं, ये ट्रेड को किस तरह से हैंडल करते हैं। आप देखिए हदीसों में भी आता है ना कि अगर किसी बंदे को परखना है तो 2-3 चीजों से परखें। हाँ, या तो सफर करें या उसकी तिजारत करें। पैसों का लेना। हाँ, हजरत अली का कॉल है कि आप किसी शख्स को जानना चाहते हैं तो 2 चीजें। तो जब हम एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी जॉब के लिए या किसी और भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस इन लाइफ के लिए हम लोगों को परखते हैं, 10 लोगों से पूछते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, उसकी वाइब चेक करते हैं, पार्टनरशिप हो रही है बिजनेस की तो बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है आपको। हाँ। हमें तो फिर ये तो जिंदगी का सबसे अहम पार्टनरशिप है ना। यहाँ पे तो आपको कमरा भी साथ शेयर करना है, बाथरूम भी साथ शेयर करना है, यानी इतनी इंटीमेट लेवल पे आपको एक बंदे के साथ लाइफ गुजारनी है तो वहाँ पर कराहट ना हो, वहाँ पर कोई किस्म की एक उलझन ना हो, कम्युनिकेशन में ईज हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि आई थिंक सब कॉन्टिनेंट में तो वैसे हमारा हिंदू कल्चर भी बहुत आ गया है जो इस्लामिक नहीं है, बिकॉज अगर इस्लामिक देखें तो हम तो बहुत ही डिफरेंट सिनेरियोज देखते हैं। तो कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है हमारी शादियों में और उसके अंदर हम तो बस माँ बाप की खुश करने के लिए और प्लीज करने के लिए रिश्तों को बहुत सी दफा यस कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में हमारे यहाँ ये लफ्ज बहुत इस्तेमाल होता है, निभाना होगा। I was coming to this point कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पेरेंट्स ने बच्चों को इस तरह रखा हुआ हो कि वो कंफर्टेबल फील करें ये बात करने में। ये भी मसला है ना कि बहुत सारे बच्चे इसमें रह जाते हैं कि हम कैसे बोलें कहीं गलत ना समझी जाए। अब तो शादी हो गई, एग्जैक्टली, या होने वाली है तो हम क्या करें, तो वही वाली बात की निभा लो। अच्छा, और ये कंफर्ट लेवल देना चाहिए पेरेंट्स को बच्चों को बात कर सकें। मुझे पता है फैजान, बंदों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि अगर कोई लड़का ये बार-बार कह रहा है कि मुझे नहीं करनी, ये लड़कियां भी, लड़के तो बेचारी। हाँ, आई वाज वन ऑफ देम। मेरे घर में मेरी छोटी बहन की और छोटे भाई की मुझसे पहले शादी हुई है, बिकॉज बड़े भाई की शादी के बाद दे यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली आस्क मी कि तुमने कब करनी है, तुमने कब करनी है। मैंने कहा भाई आई डोंट फील लाइक कि मैं अभी शादी कर सकता हूँ। एंड दिल की मसला क्या, मैंने कहा नहीं मसला कोई नहीं है, बस बात ये कि आई डोंट फील लाइक राइट नाउ एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई वांट टू मेक श्योर कि ये होंगी तो मैं शादी करूंगा। ट्रू। तो फिर छोटे भाई, माय यंगर ब्रदर वाज इन अ रिलेशनशिप एंड ही सेड यार आई एम विलिंग टू गेट मैरिड राइट नाउ, तो व्हाई नॉट। तो हमने ये भी स्टीरियोटाइप ब्रेक किया कि भाई ये जरूरी है कि जी एक हायरार्की से शादी होना जरूरी है। मैंने कहा ऐसा कोई सीन नहीं है। मेरे छोटे भाई ने शादी की और उसके बाद मेरी छोटी बहन ने शादी की, उसके बाद मैंने शादी। आई वाज 33 व्हेन आई गॉट मैरिड। पता फैजान ये भी होता है हाँ, क्योंकि फैजान देखो ये भी होता है लड़कों पे ये प्रेशर भी होता है कि फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, एक जिम्मेदारी है। अच्छा, मेरे यहाँ प्रेशर नहीं था। अच्छा, आपके नहीं था? क्योंकि मेरे दोनों भाई ने बहुत अर्ली शादी कर ली थी और वो शादी के बाद स्टेबल हुए। बट लुकिंग एट देम आई रियलाइज कि नहीं यार, यू नीड टू बी एट अ सर्टेन लेवल टू गेट मैरिड। ये मैंने उनसे सीखा। बिकॉज आई सॉ देम स्ट्रगलिंग व्हाइल दे वर इन अ मैरिज के। अच्छा नहीं जी, ये चीजें तो कम से कम होनी चाहिए यार। पर मुझे ये पॉइंट आपका बहुत चले मैं जल्दी से ब्रेक लेती हूँ, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं में जाएगा ब्रेक के बाद मिलते हैं। जनाब, तो अच्छी खबर यह है कि इंशाल्लाह इस 31 जनवरी और 1 फरवरी को बनो समा की आवाज़ के ऑडिशन होने जा रहे हैं। आपके सामने शहरों की तादाद भी हमने रख दी है, कितने ज़्यादा शहरों में ऑडिशंस हो रहे हैं। लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, कोयटा है, मुल्तान है। यहाँ पे जाके आप ऑडिशन दे सकते हैं सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और अभी भी आपको किसी चीज़ के हवाले से कन्फ्यूजन है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0319818964 पर जनाब। तो हम आज बात कर रहे हैं उन 10 रूल्स की जिसकी बुनियाद पर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो कामयाब गुजर सकती है। और पहली वाली ब्रेक में तो जो हमने बात की वो ये थी कि जनाब एक तो ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस ना रखें और दूसरी बात ये कि थोड़ी अना को पीछे छोड़ दें। सॉरी कहना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी चले तो सॉरी कहना आपको सीखना पड़ेगा, शादी अगर चलानी है तो। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि अगर लड़का या लड़की आपसे शादी के एग्जैक्टली एक दिन पहले, ये तो हमने थोड़ी सी प्री सिचुएशन में चलेगी ना, आपको कह दे कि मेरा दिल नहीं मानना, मुझे शादी नहीं करनी, तो आप उस पर कुछ ऐड करी थी। तो मैं तो ये कह रही थी कि दिल नहीं मान रहा तो वी नीड टू लिसन टू दैट, बट ऑल्सो इसका ख्याल रखना है कि क्या वो स्ट्रेस की वजह से, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, आप ओवरवेल्म होते हो, तो उस मोमेंट अब ये कैसे पता चलेगा कि इसका दिल नहीं मान रहा है, इसको सिर्फ स्ट्रेस हो रहा है? सो आपको ये पता होगा, आपके पास एविडेंस होगा कि कुछ चीज़ों के रेड फ्लैग्स हैं
जैसे मैं एक वो देख रही थी, कोई मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसमें, कि शादी के दौरान उसको पता चलता है कि इतने ज़्यादा करोड़ जहेज के लिए मांगे। सो दैट वॉज द मोमेंट फॉर हर, उसने कहा कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, राइट। तो कोई ऐसी सिचुएशन हमें पता चले, या कोई एक मेरा पर्सनल वाकया एक दोस्त का, कि पता चला कि वो शख्स लंदन में बहुत ज़्यादा इनटू ड्रग्स है। सो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पहले पता चल जाए तो उसमें आप जरूर यू कैन कट टाइज। लेकिन आपको पता होता है कि यार मैं इस तरह सोच रही हूँ या नेगेटिव थिंकिंग मैं कर रही हूँ, तो कोई सपोर्ट है, उस बंदे से बात करना कि मेरे साथ ये चल रहा है। सो देन यू क्रिएट दैट स्पेस कि हम एक दूसरे से बात करें ताकि हमें क्लैरिटी हो। जैसे इन्होंने ये कहा कि एक सपोर्ट सिस्टम ना, जैसे फर्ज करें कुछ मर्द होते हैं वो औरतों से बहुत डिग्रेडिंग तरीके से बात करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते। तो अगर उस औरत को कंफ्यूजन है तो वो अपने साथ बैठी हुई दोस्त को, माँ को, कोई ट्रस्ट वर्दी बंदे से पूछते थे, उसने ऐसे बोला था, आपको महसूस हुआ? मुझे ऐसे महसूस हुआ। तो एक वैलिडेशन आपको मिल जाती है। एंड आई थिंक टू सम डिग्री आई वुड डिसएग्री विद दिस जीरो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि एक बेंचमार्क होना चाहिए आपके, आपका भी तो कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, कि आपकी पब्लिकली कोई बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, वार्म होनी चाहिए, अफेक्शन होनी चाहिए, पे कॉम्प्रोमाइज आपको पता है आपको ज्यादा पता होगा कि इन साइकाइट्री दे से कि इंसान को थप्पड़ मार दो ना, इतनी तकलीफ नहीं होती जितना खामोशी से और साइलेंट ट्रीटमेंट से बंदे की नफ्सियात खराब होते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ एक साइलेंट ट्रीटमेंट की एक हैबिट है मर्दों में, कि उसको वो बोलते हैं कि एक वो वॉल सी जैसी आपके पास खड़ी, स्टोन वॉलिंग जो कहते हैं, इट इज फार मोर डिस्टर्बिंग एंड पेनफुल देन कि आप बात कर लें, आप झगड़ा कर लें, उसको सॉर्ट आउट कर लें, भले कोई जोर से आवाज कर लें। लेकिन कुछ आदमी ऐसे होते हैं वो वाकई वो डिस्कस करेंगे नहीं, और अगर आप डिस्कस, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट वाली टर्म से इंट्रोड्यूस हुई कि आप उनसे बात भी करना चाहेंगे तो आप ही मजीद खराब होंगे। अच्छा, एक और सवाल ये भी था कि अगर मियाँ और बीवी के दरमियान एक मुकाबला ठन जाए, क्योंकि अक्सर होता है कि लड़का और लड़की की अगर सेम ही एज हो तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी आ जाता है कि अगर वो दोनों अर्न भी कर रहे हो, तो एक अगर ज़्यादा लड़की अगर ज़्यादा कमा रही हो तो भी कहीं ना कहीं कुछ बंदों के लिए इशू होता है कि हाँ भी, क्योंकि लोग वो नहीं फील करे तो लोग फील कराते हैं कि अच्छा भाभी तो इससे ज़्यादा या डेजिग्नेशन में वो। हाँ, सो ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए अगर मुकाबलेबाजी शुरू हो जाए? तो मैंने जवाब देना है? दोनों, आप दोनों से मैंने जवाब लेना है। अच्छा, मैं इसलिए आई कैन रिलेट टू दिस बिकॉज माय वाइफ इज अ वर्किंग वुमन, वी आर इन द सेम प्रोफेशन, शी इज यंगर देन मी बट शी डज वंडरफुल एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। I love her success and I cherish her success all the time. Because you are secure, ना? हाँ, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसमें वो क्या है भाई, अगर आपकी बीवी आपसे अच्छा कर रही है, you should be proud of it. इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, not every person think like that. यहाँ पे ये मसला भी है ना कि बंदे जो है, मैं I seriously can't relate to this कि they can't, मतलब why not? आप इतनी सी भी करो ना तो आप चाहते हो कि आपकी वाह हो as a husband या as a man. तो ये अगर आपकी बीवी कुछ अचीव कर रही है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक कि घरों में एक कल्चर होता है जहाँ पर women are considered subconsciously less. तो अगर वो आगे जाने लगती है तो मर्दों की एक जो एक अना होती है ना, अना होती है उनकी। पता सारी आपकी बात कट करी शायद इसमें ये भी कि जैसे अगर मेरे हस्बैंड भी, उनका मेरा अच्छा एज गैप है, तो फैसल भी ना बहुत एंजॉय करते हैं कि अक्सर जगहों पे फैसल ने कहा भी कि हाँ भी मेरी बीवी की तो वो सैलरी मुझसे ज़्यादा है, तो वो एंजॉय करते हैं, वो कंफर्टेबल है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। वो कहीं जाए और कोई अगर तारीफ कर दे, यार आपकी बेगम बहुत अच्छे शोज करती है, तो मुझे आके ज़रूर बताते हैं, मतलब चाहे वैसे हमारी बात हो रही ना हो, आके बताएंगे मैं I think for me that comes from my mother as well, because I've seen my mother work all my life and I've seen my father being so secure about it. He doesn't तुम्हारे हाउस होल्ड से तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरे रिस्पेक्ट, इसलिए मेरी बहन भी काम करती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह आगे जाके I can't relate to this at all. I'm so happy that you can't, but जब मैं अपने क्लाइंट वर्क में भी देखती हूँ तो बहुत दफा मेरे पास विक्टिम्स आते हैं कि यार वो जो है ना वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या वो खुश नहीं है, मैं छुप के थेरेपी सेशन ले रही हूँ, मैं छुप के ये काम कर रही हूँ, पैसे नहीं दे रहा, मैं ये कर रही हूँ। सो देयर इज लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी। और जब मैं आपकी पहली जो बात करी थी कि व्हेन यू सेड कि मैं रेडी नहीं हूँ शादी के लिए, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे मर्द कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए टू अलाउ कि कोई दूसरा शख्स मेरे अंदर आए। क्या मेरे अंदर कंसिस्टेंसी है, क्या मैं फाइनेंशियली सिक्योरिटी दे सकता हूँ, क्या मैं बैलेंस क्रिएट कर सकता हूँ, क्या मैं उसको खुश रख सकता हूँ, वो जो जिस हाउस होल्ड से आ रही है मैं उसको उसी तरह की लिविंग स्टैंडर्ड दे सकता हूँ। तो जब उसको लगे कि मैं इस फ्रेम में हूँ, यहाँ पे तो ऐसे होता है कि अच्छा तुम इतने के हो गए, शादी कर लो। इट्स अ 24/7 थेरेपी। आपको पता है इतना सारा काम आपको करना होता है। एंड
men and women both need to be ready कि हम inner work करेंगे. Yes. कॉन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज करेंगे उसकी भी बहुत 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. और अब देखिए कि कुरान की जो आयत है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मेन आर पिलर्स ओवर वुमेन, हमारे यहाँ क्या हुआ है उसको मिस इंटरप्रेट करके ये कर दिया मैं तुम्हारे ऊपर हूँ तुम मेरे नीचे हो एंड आई विल बॉस यू अराउंड, जबकि इट्स द अदर वे कि मर्द ने आपका ऐसा प्रोटेक्शन बनना है कि आपको वो प्रोटेक्शन मिले कि नाउ आई कैन गो एंड डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड एंड ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड, कि मैं काम करूँ मैं बाहर निकलूँ, यू नो ही इज गोइंग टू बी देयर टू सपोर्ट मी प्रोटेक्ट मी, और अगर कोई मेरी रेपुटेशन पे कोई कीचड़ उठा ले तो माई हस्बैंड शुड बी द फर्स्ट वन टू से कि भाई इस औरत की पाकीज़गी की मैं गवाही दे रहा हूँ, बजाय ये कि दी अदर वे अराउंड कि हमारे यहाँ मर्द शक भी करते हैं काम भी नहीं करने देते. ट्रस्ट इज द बेस फॉर एनी रिलेशन. लेकिन वो बंदा खुद को ट्रस्ट करेगा, खुद अपने अंदर सिक्योर होगा तो वो तो किसी और में ट्रस्ट कर सकेगा ना. और हमारे यहाँ क्योंकि पिछली जो जनरेशन है उसमें मेजॉरिटी विमेन वर नॉट वर्किंग विमेन. मेरी मदर डॉक्टर हैं, शी इज बीन अ प्रोफेशनल ऑल हर लाइफ, but most homes around in my community the women were not working, so the men were not used to कि अच्छा अपनी मर्जी से जा रही है अपनी मर्जी से आ रही है, अपनी गाड़ी ड्राइव कर रही है कमा रही है, किससे मिल रही है किससे बातें कर रही है, मेल क्लाइंट्स क्यों हैं, तो इन चीज़ों से इतनी उनकी दूरी होती है कि दे के नॉट रिलेट टू द अदर साइड कि ये औरत आराम से मर्दों में बैठ के काम कर रही है तो इसकी नीयत कैसे खराब नहीं है. यानी मैं बिल्कुल, और मैं मर्दों को ये कहती हूँ कि जब आप सूट बूट पहन के ऑफिस जाते हैं अच्छे लगते हैं हैंडसम लगते हैं, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं ना. हाँ हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो ये चीज आप औरतों के लिए क्यों नहीं सोचते कि वो भी तैयार होके अच्छे से इसलिए जा रही है क्योंकि वो कॉन्फिडेंट फील करती है. नहीं वो तो मर्दों को इम्प्रेस करने के लिए जा रही है, इस तरह की बात है. मतलब सिर्फ यही तो नहीं होता कि वो सिडक्शन, ये तो आपकी अपनी ज़हनियत भी तो है ना आपकी अपनी गंदगी. आप खुद इस तरह सोच रहे हैं, आप खुद औरतों को इस तरह देख रहे हैं तो वो आइडिया आपके दिमाग में आएगा. अगर आप ऐसे नहीं सोच रहे होते तो दूसरे के लिए भी नहीं सोचते. अच्छा वो सॉरी उसमें आपके ऐड करना चाहिए. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ अवामिल होते हैं जो अच्छे खासे रिश्तों को ख़राब करते हैं. एक तो आजकल की जनरेशन की हम बात कर लें जो टू बी मैरिड हैं या जो मैचेस ढूंढ रहे हैं, सबकी ज़ीरो एक्सपेक्टेशन. मैंने अपने केस में कहा था क्योंकि अरेंज थी तो मेरी तो कोई से ही नहीं थी उसमें. आजकल के जो बच्चे हैं ना, हर किसी के जहन में एक चेकलिस्ट, मैंने भी बनाई हुई थी, प्रॉपर डायरी में लिखी हुई थी. तो सबकी चेकलिस्ट होती है, लेकिन एक ये सोचना कि मुझे परफेक्ट इंसान, देयर इज नथिंग परफेक्ट इन द यूनिवर्स. अल्लाह के बनाए हुए हम इंसान हैं, तो जिससे शादी होने जा रही है उसकी भी कोई परफेक्शन वाली लिस्ट होगी जिस पे मैं कुछ ही पूरी उतर रही होंगी. उसने भी कुछ कॉम्प्रोमाइज किया तो कुछ मुझे भी. मैं अपनी बेटी को भी ये कहती हूँ कि जोहा जब शादी के लिए तुम अपने मैच को इमेजिन करो तो डू कीप दिस इन माइंड कि मैंने अगर 10 पॉइंट्स लेके हैं तो 7 भी मिल जाएं तो पास मार्क. मैं तो कहती 5 भी मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है. चलो 5 भी हो जाए. सी तो दैट्स हाउ आई एम लाइक मेंटली प्रिपेयरिंग कि ये जो होता है ना नहीं बिल्कुल ऐसा होगा तो मैं शादी करूंगी. और एक और चीज जो रिश्तों को बुरी तरह डैमेज करती है वो मैं जानूंगी ब्रेक के बाद. एक और चीज़ है जहन में आप जाके काम ब्रेक में सारा. और एक और चीज़ की क्या अपने पास की कोई भी चीज़ आपको अपने स्पाउस को बतानी चाहिए, इस हवाले से बात भी करेंगे, सबका ओपिनियन लूंगी लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़ी गई थी. उस सवाल ये था कि अपने पास्ट के बारे में अपने स्पाउस को क्या आपको बताना चाहिए, मियाँ बीवी को बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए. इसका जवाब तो मिलूंगी, लेकिन आप एक बात कह रही थी कि ट्रेजेडी क्या है जब मुकाबले की बात कर रहे थे, जब मियाँ बीवी में मुकाबला पैदा हो जाता है. हाँ, मैं ये कह रही थी कि एक जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक तो सोशल मीडिया का बहुत एक ड्रास्टिक इम्पैक्ट है. आजकल के जो जोड़े हैं कंपैरिजन जब आ जाता है, इवन बहन भाइयों में, एक बच्चे की शादी है, छोटा भाई बड़ा भाई उसकी बीवी उसने ये किया तो अननेसेसरीली दूसरे भाई के ऊपर भी प्रेशर होता है कि अच्छा अगर उसने उसको वेडिंग एनिवर्सरी पे ये किया है तो मैं भी कुछ करूं ऐसे. तो ये इससे भी रिश्तों में बड़ी एक जिसे कहते हैं रिफ्ट पैदा होती है. और हमारे जितना भी कर लें अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम्स चल रहे हैं तो वो और से और ही मुश्किल होता चला जाता है कि जेठानी ने फलाना तो फलाने की भाभी को तो ये मिला तो आप तो कुछ नहीं करना, कांस्टेंट. हाँ ये हो गया. और दूसरी बात परफेक्शन की है कि परफेक्शन को ढूंढते हुए कि
सब परफेक्ट हो तो उससे भी रिलेशंस खराब होते हैं. सो वन नेवर गेट्स अ परफेक्ट मैच. हाँ, क्लोज टू परफेक्शन, पास मार्क्स रखें ताकि आपको बाद में डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो. हाँ, ये बड़ा जरूरी. अब ये बताएं मुझे फैजान, आप अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए. सब कुछ बता. और अगला बंदा शक्की हो तो क्यों शकी होगा भाई? आप उस पर भरोसा करते हैं, आप उसका भरोसा ऐसे जीतेंगे. सब बताएं उसको. मैं डिसएग्री करती हूँ. मर्द के लिए सब कुछ बता देना बड़ा आसान है. लड़की के लिए या बंदी के लिए सब भाई कुछ केस टू बताना. केस वो करता है. आप हाँ, केस टू केस ही देखिए, है. इट्स वेरी बेसिक पॉइंट इज. अब ये केस टू हर किस्म के केसेस के लिए बताएं. मैं बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ सब लोगों के लिए जो लोग देख रहे हैं. हर इंसान का पास्ट होता है. जो आपसे आज की तारीख में मिल रहा है 2026 में, उसका वो उससे पहले भी तो जिंदा रहा है, उसकी चीजें हुई होंगी भाई. ट्रू. तो इसको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम? क्या आपका अपना पास नहीं है? अच्छा है बुरा है तो किसी और का भी होगा. आप एक पार्टनर देखिए, इसको जोड़ा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जुड़ के रहना होता है. इसको तोड़ा और मकोड़ा इसीलिए नहीं कहते. देखिए यहाँ पे वो पंजाबी कहावत है ना कि तो जोड़ा कहते हैं क्योंकि आप जुड़ के रहते हैं. तो आप अगर ये भी नहीं कर सके तो फिर क्या है? लेकिन डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं ना. मर्द ये कहता है कि जी, मेरा ठीक है, आपका नहीं है. हाँ, मेरे लिए एक स्टैंडर्ड उनकी अप्लाई पिटाई होता की है, जरूरत आपके है. लिए और अलग उनको स्टैंडर्ड पिटाई- है. चीज पिटाई बाद में रेफरेंस बनती है. वो उसका लड़ाई में ताना तो ये मिलता है. नजर जी वो कहते हैं टाडा कुत्ता टॉमी थे साडा कुत्ता कुत्ता. ये वो वाली चीज है. हाँ. Exactly, ये फजूल double बात है ना कि फिर आप अगर उस बात अगर कोई आप पे भरोसा करके कोई चीज शेयर कर रहा है और आप उसको लड़ाई के वक्त आपको याद आ जाएगा वो जो तुमने बताया था मुझे उस दिन. हाँ. तुम हो ही फजूल बात ऐसे. है. आई थिंक कि जब जो ये कह रहे हैं ना उसके लिहाज से तो ये होना चाहिए कि शादी से पहले सब कुछ बता दो, फिर पता चले रहना है कि नहीं रहना है. रहना है तो फिर वो थेरेपी में जाएगा, अपने आप को ठीक करेगा. नहीं रहना है तो फिर अल्लाह हाफिज, बाय बाय, यही होगा. मेरे ख्याल से you need to tell everything. There's no harm in it. What do you say? I feel it depends person to person, Person to person, yeah. because I think there's still more acceptability कि अच्छा हाँ मर्द का तो पास्ट होगा, लेकिन जब औरत बताती है so we don't know कि वो उस बंदे का क्या साइड निकले. हाँ. So if you have that trust, depending अब एक की अरेंज मैरिज हुई है, एक की अगर, so you need to understand कि वो शख्स के पास कितनी कैपेसिटी है. और अगर आप अच्छी नीयत से शुरू करें लेकिन वो बंदा बार बार पास्ट लेकर आए तो वो बहुत डैमेजिंग होता है रिश्ते के लिए. और लोग फिर अपनी तरफ से इमेजिनेशन करते हैं. क्या पता आपकी कोई सिंपल बात हो लेकिन वो इमेजिन करे कि अच्छा तुम असल में वो ना भी लोग- किया होगा, लोग ये ना भी किया गिरबान में होगा. झांकने से डरते हैं. हाँ. आप किसी की पुरानी बात को निकाल के अगर उस पे लड़ Misuse रहे करें. हैं तो आप ये नहीं सोच रहे कि यार मैंने भी तो कभी जिंदगी में कोई गलतियां की होंगी. तो आप उस पे शर्मिंदा हो जाएं या उस बारे में सोच लें. आइडियली ये सोच होनी चाहिए लेकिन ये है नहीं. हाँ. Everyone should aspire to be there. हाँ हाँ. why not? मतलब दैट्स द मोस्ट आइडियल सेटअप ना. लेकिन ऐसा होता नहीं है सैडली. Sadly मेजॉरिटी मर्दों के साथ तो बड़ा इतनी सी मसला. बात बताएं कि अगर फर्ज करें, मैं एक एग्जांपल देती, कोई कहे मुझे कारपेट से ठुड्डा लगा था, तो वो तो कहानी बना के कहां से कहां, ये मैं एक मेटाफोरिक एग्जांपल दे रही हूँ. तो अगला ये भी हो सकता है वो सोचे अच्छा नहीं ठुड्डा नहीं लगा तो आगे बड़ी लंबी कहानी, वो तो फ्रैक्चर हो गया था, वो तो फलामी हुआ होगा, ये भी हुआ होगा. तो मेरे लिए करती इतनी सी उसके लिए बात. भी यही करती होगी. अच्छा, और एक So और- you keep on bringing that, तो I think वो बहुत डैमेज एक और पर्सपेक्टिव में ऐड करना चाहूंगा. जब हम ब्रेक पे जाने से पहले नजर जी कह रही थी कि हम शादी करते हुए चेकलिस्ट बनाते हैं कि उसमें यही होना चाहिए, होना चाहिए. मुझे लगता है कि चेकलिस्ट ये होनी चाहिए कि मुझ में ये कमियां हैं तो ये पूरी कौन कर सकता है. Absolutely. Mic drop. That is needs when an ovation. you will come. फैजान गुड पॉइंट. That is ये when you बहुत will find अच्छा a good partner. होता क्या है, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें माम से सीखी हैं. एक बड़ी यूजुअल चीज है जो मर्दों में होती है, मुझे लगता है कि मुझ में भी थी, कि मैं चीजें शेयर नहीं करता. मेरा जोडियाक भी ऐसा है, मैं वर्गो हूँ, मैं चीजें शेयर नहीं करता. आई हैव चेंज्ड. देखिए बंदा वर्गो डिफरेंट है, बंदी वर्गो डिफरेंट हाँ है. एग्जैक्टली. नहीं मैं बताऊं क्या, नहीं, लेकिन आई हैव चेंज्ड कंप्लीटली. हाँ, नहीं, ये नाउ सही कह रहे हैं. व्हेन आई हैव समथिंग टू टेल आई call her if I'm not there. I message her, so no, I need to share this. You know, like you said, they say कि stop looking for the right person, become the right person. Yes. जैसे अब कुछ चीजें जो मुझे लगता है कि माह में जो नहीं थी, जैसे वो चीजें मैनेज करने में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होती है. आई डू इट हैप्पीली. उसकी डेट्स आती हैं, कहती है ये डेट्स आई जरा चेक कर ले. मैं बताता हूँ, जब मैं कैलेंडर खोलूंगा, मैं वही परफेक्शनिस्ट वाला मसला है, इस डेट पे ये होना चाहिए, अच्छा ये वीकेंड ऑफ रख लो, इतने कर लो. क्या प्रॉब्लम है भाई, आप पार्टनर हो ही किस बात के अगर आप ये इतनी बेसिक चीज नहीं कर सकते. हाँ हाँ हाँ. आइडियल हस्बैंड है. कसम. माशाल्लाह बोल रहे हैं. माशाल्लाह, मैं बहुत सुखी हूँ मेरी बेटी. सब मर्द इनसे सीखे हैं, सब मर्द इनसे लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, इसमें मेरा कमाल नहीं है. मैंने दूसरों को देखा है, ऑब्जर्व फिर किया. सीखा है, और फिर मेरे वालिदैन को मैंने देखा है, तो मैंने सीखा है. बट सैडली बहुत सारे लोग देखते भी हैं मगर सीखने की कोई ना कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अलग ही समझते हैं कि हम महान हैं, हम पहुंच चुके थोड़े हैं. लगाए उनको. हाँ, हमें सीखने की जरूरत नहीं है, जबकि पूरी
जिंदगी। अच्छा, हम रूल्स की बात कर रहे थे, एक और रूल हमारा जो है मैं बताता हूँ, वो एक सेइंग है ना कि व्हाट happens in Vegas stays in Vegas. Stays in Vegas, हाँ. हमारा वो रूल है कि what happens in the Room? bedroom stays in the bedroom. Stays, yes. If you take it to the lounge, बहुत इम्पोर्टेंट है। if you take it to the बहुत lounge, जरूरी है। then get ready for the audience. आई थिंक अगर आप ना कोई एज अडल्ट समझे ना, हमारे यहाँ क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में मदर जो है वो 50 साल के बंदे को भी एक बेबी ही कर रही होती है। जब तक वो अपने आप को बेबी समझेगा ना, वो लाउंज में अपने अम्मा पापा के पास हर चीज लेके जाएंगे। लेकिन जहाँ आप अडल्टहुड को एक्सेप्ट कर लें कि आई एम ऑल्सो फुल्ली ग्रोन अडल्ट एंड केपेबल ऑफ हैंडलिंग माई ओन इशूज, तो फिर आपके अंदर वो जज्बा होगा कि हमें अंदर ही रिजॉल्व करना है और हम कर सकते हैं। अच्छा, आई टेक इट सम मतलब एक और तरीके से वो ये है कि आई थिंक यू आर रिप्रेजेंटिंग योर वाइफ इन योर फैमिली। बिल्कुल। सो व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द रूम एंड से कि मेरी बीवी ने मुझे ये कहा और ये मसाइल हैं, तो आप तो मूव ऑन कर जाओगे लेटर ऑन क्योंकि आपका पैचअप हो जाएगा। हाँ। लेकिन जो तीसरा बंदा है ना, वो उनके सोचेगा दिमाग कि में अच्छा रह यार जाएगा। ये तो इसीलिए देखो अच्छा, ना, पिंडी से हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। आमना, अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद से। मैं आमना बात कर रही हूँ। जी, मैं कैसी आमना, ठीक है? मैंने कहा मुझे फरा बोल दिया। कहाँ फोन कर दिया? आमना? पता है ना, आपको पता है ना, आप लाइव है दोस्त जी, फरा बात- समझ के फोन। हाँ, फरा मैं ये कह रही थी। जी जी हाँ, फरा नहीं, मदिया बोल रही हूँ। हाँ जी। सॉरी। हाँ। अच्छा, मैं खुद भी साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और जो साइकोलॉजिस्ट यहाँ सामने बैठे हैं उनसे मैं अपना ओपिनियन लेना चाहूंगी कि शादी से पहले तो बड़ा नाइस एंड रोजी चीजें होती है ना, कि मतलब आपको हर चीज बड़ी अच्छी लग रही होती है, तो आप एक दूसरे को सच बता भी देते हो, तो ये चीजें जो है वो बाद में प्रॉब्लम करती हैं, तो उनका रिव्यू मुझे काइंडली दीजिएगा। ये बात फिर यही exactly मैं कह रही थी बंदा तो बंदा जो है वो करता अपना है। बेस्ट देते हैं ना सब। हाँ, शादी क्योंकि से आप वैसे पहले। थे, आप सब चीजें बता भी देते हैं। हाँ। शादी के बाद वो चीजें फिर बॉदर करी। तुम अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी जो रूल्स मैंने सीखे हैं। आई वाज इन अंडर कोचिंग विद अ मेंटोर फॉर मैरिज लर्निंग। उसमें एक होता है प्रिंसिपल, वो कहते हैं SFP, विच इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अब देखिए, हम सब में बहुत सारी ऐसी खामियां हैं, जैसे मेरी एक बुराई जो मेरे हस्बैंड को शुरू से नहीं पसंद है, वो ये कि मैं टूथपेस्ट का ढक्कन नहीं बंद कर सकती। आई रियली ट्राई। तो उसका क्या तरीका है कि आपको जो चीज़ अनॉय करी या अच्छी नहीं लग रही है, उसके लिए आप दूसरे को किस तरह इंस्पायर कर सकते हैं कि वो अपने आप को नॉच अप करें। जैसे फर्ज करें अगर किसी बंदे में ताने देने की आदत, ठीक है, या पास्ट को लाने की आदत है, या शक करने की आदत है, अब तो आप हैं नाउ, अब आपकी शादी भी हो गई, अब आप रह भी रहे हैं और ये इश्यूज भी हैं। हाउ आर वी गोइंग टू डील विद इट नाउ? तो उसके लिए ये होता है कि हमारे यहाँ एक प्रिंसिपल है कि बिकॉज वी आर ऑल एनर्जेटिक बीइंग्स, देयर इज एनर्जी इन एवरीथिंग, तो wherever you will put your attention is where you will put your energy, and whatever will get your energy, it will grow, because wherever energy goes, पहले भी it शो में grows. बात की हाँ, थी, पॉजिटिव आप। पॉजिटिव। सो जब आप देख रहे हैं कि एक बंदे ने आपकी किसी बात को, एक छोटी सी बात को भी इग्नोर कर दिया या उसकी हौसला अफजाई की या अच्छे से जवाब दिया ना, आपने उस वक्त उसको सेलिब्रेट करके फुल एनर्जी डाल दी है। आपने जैसे जवाब दिया, मुझे कितना अच्छा लगा, आई रियली लाइक द वे यू टुक दिस, आई एम सो हैप्पी, यू वर सो ब्रेव अबाउट इट और यू वर सो ओपन अबाउट इट। बजाय ये कि हम वो क्रिटिसिज्म में जाए, आपने फिर ताने देने शुरू कर दिए, आप ताने देंगे, उधर एनर्जी देनी ही नहीं है आपने, वहां आपने अपनी अटेंशन नहीं डाली। यस, इट इज डिफिकल्ट, इट इज वेरी अनोइंग, बट वो जो आई रिमेम्बर जब मेरी शुरू में शादी हुई थी, तो मेरी अम्मी और सब लोग मुझे कहती थी, बेटा औरत को करना, औरत के पास बहुत ताकत है, औरत सब कुछ बदल सकती। तो मैं उनको कहती थी, सिर्फ औरत का काम नहीं है, ये सबका काम होता है। लेकिन बहुत सारे मर्दों को ये तरबियत ही नहीं मिली कि उनको अपनी शादी पे काम करना है। फॉर मैरिज दे से दैट मैरिज इज लाइक अ प्लांट, यू हैव टू वाटर इट एवरी डे, अदरवाइज इट विल डाई। बिल्कुल, हाँ। और इसमें से जो माली है वो औरत नहीं, से बंदा भी माली का किरदार अदा करता है। और एक और सेइंग ये है कि marriage is like a job. It is difficult to get one, but even more difficult to keep one. Okay, so you have to put in that effort every day. So you have to consciously make an effort कि आपकी energies नेगेटिव चीजों पे ना जाएं, उसका डिस्कशन, उस पे टाइम, उसकी गुफ्तगू बहुत कम हो, और जो सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो चाहे तिनका बराबर भी हो। एंड दिस इज आई एम सेइंग फ्रॉम 25 years of being with my husband and seeing things. वेस्ट में बाकी चीजें बड़ी वो सेलिब्रेट की जाती है कि 25 साल विद द सेम पर्सन, क्योंकि अच्छा हमारे साथ एक और कॉलर भी है और उनके बाद मैं ये सवाल पूछूंगी कि क्या आपको अपने मियाँ या बीवी का फोन या वॉलेट चेक करना चाहिए, मैं जरा ये भी पूछूंगी। तो आलिया वसीम मेरे से कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मदीना क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। जी आपका शो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपके शो की तारीफ करना चाहूंगी, बहुत मजा आ रहा है। बहुत शुक्रिया।
मैं इसमें थोड़ी सी मुदाखलत जी। हस्बैंड और वाइफ आपस में बिल्कुल ठीक होती है, बिल्कुल ठीक जा रहा होता है, लेकिन जो तीसरा बंदा होता है ना, वो जब मुदाखलत करना शुरू कर देता है ना कि ये के पीछे लग जाता है, ये तो उसके पीछे लग के ऐसे करता है, फिर वहां पे जाके जो है वो रिश्ता खराब होना लगता है। यानी कि मियाँ बीवी को चाहिए एक दूसरे को खुद अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को खुद वैल्यू करें, तीसरे बंदे को वैल्यू मत करें। जब वो ऐसा करना शुरू कर देती हैं खराब होता है। मेरी शादी को माशाल्लाह 13 साल हो चुके हैं। पहला साल तो हम लोगों का बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन यूं ही मेरे हस्बैंड ने इस बात पे गौर करना शुरू कर दिया कि उसकी बहनों ने कहना ये आपस नहीं लगता किसी के पीछे, ये किसी की बात पे किसी पीछे नहीं लगता, आप ये बात वही करते हैं जो ये खुद चाहता है, जो ये खुद सही समझता है। तब से 13 साल मैंने इसका मुकाबला किया कि उसका जहन उन्होंने इतना नेगेटिव कर दिया था, जिसको लाइन पे लाते लाते मुझे 13 साल गुजर गया। अब आके मेरे हस्बैंड ने मेरी बातों को अहमियत देना शुरू की है। जब उसे पता चला है कि वो तो सिर्फ मुझे और मेरी बीवी को एक दूसरे से दूर रखने के लिए, अपने घर का निजाम खराब करने के लिए इस तरह के फिक्र इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि हर मियाँ बीवी को चाहिए एक दूसरे को खुद समझे, एक दूसरे को खुद देखे, एक दूसरे की हर चीज को खुद अप्रिशिएट किसी तीसरे बंदे की मजाकियत बर्दाश्त न। हाँ, ये उनको भी बाउंड्री जो है पे सेट करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जी, आलिया जी हमारे साथ मौजूद थी और अच्छी बात थी कि भाई हाँ दोनों को काम करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टी तो काम करने के लिए तैयार होती है लेकिन दूसरी पार्टी काम करने के लिए तैयार नहीं होती। मैं इस पर भी आऊँगी, मेरा सवाल है, लेकिन वो जो मैंने बात पूछी ना कि क्या आपको फ़ोन मियाँ या बीवी का चेक करना चाहिए, क्योंकि बहुत से बंदे समझते हैं कि जस्टिफाइड है, खवातीन समझती है जस्टिफाइड है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना अपना मियाँ का वॉलेट खोला ना मैंने इसका फ़ोन खोला, पता नहीं क्यों, मुझे डर है। मुझे आई थिंक कि नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि बंदे को दिल हो कि वो ये चीज़ें करे। हाँ। लेकिन अगर फर्ज करें कभी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ। कुछ हो ही ना ऐसा बीवी के लिए, मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो बंदे हैं अपने कैरेक्टर को इतना अपराइट रखना चाहिए ना कि उनको प्रॉब्लम ही नहीं हो। भाई देखना है देख लो कि आप बिल्कुल एक साथ कि हाँ आप बताएं। दोनों नहीं करने चाहिए, दोनों नहीं करने चाहिए। मैंने ना कभी वॉलेट चेक किया, ना उसने कभी मेरा वॉलेट चेक किया, ना अगर माहम का फोन बज रहा है और मुझे पता है कि उसकी अम्मी फोन कर रही है, लिखा आ रहा है, मैं तब भी फोन नहीं उठाता। आई कॉल हर कि तुम्हारी अम्मी का फोन आ रहा है, वो कहेगी भी उठा ले, मैं कहता हूं मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले किस मोड में है और वो क्या बात करने लगा है। वो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी बेटी फोन उठाएगी और मैं उठा के कान पे लगा लूं और वो अपनी तरफ से बात करें, तो दैट्स अनफेयर एंड दैट्स डिसरिस्पेक्टफुल एक्चुअली। इसी तरह तो मेरा फोन भी बज रहा होता है, माम नहीं उठाती, और ऐसा नहीं है कि हमने कोई पाबंदी लगाई दी है कि नहीं उठा सकते, ऐसा नहीं है। एक प्राइवेसी होती है, मतलब आप सांस में घुस जाओ दूसरा आदमी, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, इसका मतलब है अच्छी शादीशुदा जिंदगी में स्पेस देना भी एब्सोल्युटली। और जो लव मैरिजेस होती है ना उनमें थोड़ा बहुत उनको समझ में नहीं आ रही थी कि स्पेस देनी कैसे। जस्ट द अदर डे वी वर टॉकिंग, मैं और मेरी बहन और हम तीनों साथ खाने पे गए हुए थे, हम ये बात कर रहे थे, आई सजेस्टेड देम टू टेक अ गर्ल्स ट्रिप। मैंने कहा दोनों प्लान करो और 2-4 दोस्त और ऐड कर लो, खवातीन जाओ कहीं, क्या मसला है। वो दूसरी खवातीन तो कहती है अच्छा इसके बाद खुद जो जा रहे हैं ना खुद भी तो लोग जा, बड़ी अच्छी बात है। बॉयज ट्रिप भी क्यों होता है खाली? प्लीज मुझे भी कोई गर्ल्स ट्रिप प्लान करे। आप माम और राबिया प्लान कर रहे हैं, आप उनसे मिलते हैं। ये बहुत अच्छी चीज आपने कही। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं, ये से कंटिन्यू करेंगे। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के दौरान एक ऐसी हमें से कॉल आई जिसमें बताया गया कि जी पिछले महीने शादी हुई है और जो मुंह दिखाई में लड़के ने लड़की को देनी थी गोल्ड की चेन, और वो गोल्ड की चेन जो है वो अम्मा के पास थी। तो अम्मा ने सारी रात अपने बेटे को ये कहा कि भाई वो गोल्ड की चेन कहीं खो गई, तो बेटे को वहीं उलझा दिया कि जी आप गोल्ड की चेन चलो मिलकर ढूंढते हैं, अलमारियाँ खोल रहे हैं, फपोल रहे हैं चीज़ें, कपड़े निकाल के बाहर रख रहे हैं। तो ये जो इनसिक्योरिटी थी ना, एक तो था कि जी गोल्ड चला जाएगा, जो चेन मेरे पास रखी हुई कहीं उस लड़की को ना दे दे, और दूसरी बात है मेरा बेटा उस लड़की के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, वो कहते हैं ना कि एक शादी अगर कामयाब तब भी होती है जब आपके पेरेंट्स ने आपको अच्छे तरीके से रेज किया और ये पेरेंट्स आपके बारे में इनसिक्योर ना हो। अगर आपको लगता है आपका एक ही बच्चा है और आप उसको शेयर नहीं कर सकते, फिर आप ना सोचे बहू लाने का। सही बात, क्योंकि आप किसी की बच्ची की जिंदगी खराब करेंगे अपनी इनसिक्योरिटी के चक्कर में कि आपका बेटा आपके हाथ से निकल जाएगा। नहीं, आप जो आप है उसकी जिंदगी में माँ का कोई रुतबा कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता।
और बीवी का बिल्कुल एक अलग किस्म का उसके साथ रिलेशनशिप होता है, उसको भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं तो कहती हूँ तो कि लड़का, अभी हम बात कर रहे थे कि लड़का प्रिपेयर्ड नहीं था शादी के लिए। सबसे पहले तो माँ बाप को प्रिपेयर्ड होना चाहिए उसकी शादी करवाने के लिए, और अगर वो खुद तैयार नहीं है टू ब्रिंग इन somebody who's going to share life with your बेटा, तो फिर शादी ना करें, अपना डिले घर कर छोड़ के आ रही है लड़की। अच्छा मुझे बताएं कम्युनिकेशन, क्योंकि देखें एक अच्छी कामयाब शादी में कम्युनिकेशन अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी आ जाती है। हाँ देखा ना, कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग। लेकिन बहुत सी जगहों पे होता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता भी है, एक पार्टी जो है वो बात करने के लिए तैयार है और दूसरी पार्टी को बात ही नहीं करनी, और वो मुसलसल भाग रही है क्योंकि उसने कहा मुझे बात नहीं करनी। फिर क्या किया जा सकता है? व्हाट कैन बी द ऑप्शन? देखिए, फॉर मी देयर सर्टेन प्रिंसिपल्स इन लाइफ कि मैं उसको वहाँ से शुरू करती हूँ अपने नज़रिए को। मेरा सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी होता है ना, वो ये होता है कि मुझे अल्लाह ताला को अपने बारे में जवाब देना है। ठीक है, अगर मैं खामोश रहूँगी, अगर दूसरा बंदा मुझसे बात नहीं करेगा, अगर वो कम्युनिकेट करने के लिए तैयार नहीं है, स्टोन वॉल कर रहा है, मेरे अंदर उस बंदे के लिए नफरत और रिजेंटमेंट बढ़ेगी। अल्लाह को तो मुझे जवाब देना है कि मैंने अपने दिल को क्यों पोल्यूट किया है। तो मैं उस नज़रिए से फिर बंदे को ये बोल दूँ, ये मैं सिखाती भी हूँ, कोच भी करती हूँ कि आप उनसे आप वो कहते हैं ना बी पहल करें। आप बोलें कि देखें वी नीड टू कम्युनिकेट, वी नीड टू टॉक। आपकी बात नहीं सुने, आप मैसेज कर दें, टेक्स्ट कर दें, कार्ड लिख के दे दें, लेट्स कम्युनिकेट। नहीं हो रहा, then you have to involve someone who can moderate the relationship before it comes to a stage where it becomes toxic and painful for both parties. Because अगर आप उतनी खामोशी पे रह रहे हैं तो वो खामोश नहीं है, it's just the tip of the iceberg. उसके नीचे कितना जमा हो रहा है, कहाँ कब एक्सप्लोड होगा, किस तरीके से एक्सप्लोड होगा, किसके साथ कौन सी नाइंसाफी होगी, पब्लिक में रिएक्शन निकलेगा, प्राइवेट में बच्चों के साथ बुरा होगा, आपको नहीं पता कि वो फटने वाला कैसे है, बिकॉज कहीं वो जाता नहीं है। एंड द सैड थिंग इज कि कितनी ऐसी औरतें हैं जो कम्युनिकेट करना चाहती हैं और मर्द जब कम्युनिकेट नहीं करती वो सिसकियां भर भर के पूरी पूरी रात अकेले बाथरूम में छुप छुप के रोती हैं। और ऐसे कितने केसेस हैं जहां पर उनको ये कह दिया जाता है अगर तुमने अम्मा से बात की तो डिवोर्स दे दूंगा, अब्बा से बात की तो डिवोर्स दे दूंगा, और उनको साइलेंस किया जाता है। वहां पर एज अ स्पिरिचुअल काउंसलर मैं उनको यही कहूंगी कि अल्लाह को जो आपने जवाब देना है ना, आप अल्लाह को अपना वकील बनाएं और हिम्मत पकड़ें और मॉडरेटर को ढूंढें, बीच में लेकर आएं। ये जो धमकियां मर्दों की तरफ से आती है ना, ये उन मर्दों की तरफ से आती है जो खुद बहुत वीक होते हैं, वो खुद बहुत डरते हैं। अब तो शुक्र है कानून भी आ गया, अपनी बीवी को तलाक की धमकी नहीं दे सकते जी, और घूम नहीं सकते। मैं तो सोची थी, मैं तो सारे में आ गए। लेकिन मदीहा प्रॉब्लम हमने उस दिन तो बात की, उसके बाद भी मेरी बहुत लॉयर से गुफ्तगू हुई इस बारे में। उन्होंने कहा देखिए लॉ बन जाता है लेकिन लॉ इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन से हम अभी बहुत दूर हैं। तो जो औरतें इन चीजों में फंसी हुई हैं उनके लिए इट्स नॉट एज इजी एज सेइंग कि ये लॉ है और अब आप मेरे साथ ये नहीं कर सकते। हाँ, नहीं। जैसे हमने कहा कि जो बेडरूम में हो रहा होता है वो हर कोई को आप रिवील भी नहीं कर सकते। तो वो जो एक साइलेंट पेन है उसके लिए हिम्मत पकड़ के अल्लाह ताला की ताकत में भरोसा करके निकल के अपने हाथ पांव चलाना बहुत ज़रूरी होता है, अपनी आवाज़ निकालना, स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ से गाड़ी आगे बढ़ती है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सूरह असर में हम कहते हैं वतवासो बिल हक के वतवासो बिल सब्र। हक के पास पहले जो अपना हक पहले मांगो, फिर अपने हक की उसको हासिल करने के लिए सब्र करो। कि जितना भी लोग बुरा बोलते हैं, आपकी रेपुटेशन ख़राब करते हैं, आपको बैड नेमिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, स्टिक टू इट। अल्लाह ताला के साथ आप अकेले नहीं हैं। तो आपका जो मकसद है कि आपका घर चले, घर में सुकून हो, कम्युनिकेशन हो, प्यार मोहब्बत हो, बच्चे देखें कि आपस में पेरेंट्स एक दूसरे से अपोलोजाइज करते हैं, क्योंकि गलती कौन नहीं करता, लेकिन कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो एक इस्लामिक एनवायरनमेंट इस बात की हमें वो देगा, एक इन्विटेशन देगा। क्योंकि देखिए कुरान कह रहा है कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए लिबास है, लिबास हुन्ना, आप एक दूसरे के लिए गारमेंट है। जैसे आपने कहा था कि मर्द अपनी बीवी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो आप अगर जाके अपनी बीवी के बारे में बैड माउथ करेंगे तो उसकी बुराई है। बीवी को कहा जाता है कि अगर आप बैड माउथ करेंगे तो उसकी बुराई। लेकिन इसमें और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए मॉडरेटर को ढूंढने में बहुत फर्क है। जब औरत किसी को मॉडरेटर लाती है, थेरेपिस्ट को लाती है, घर के बड़े को लाती है, कहती है मैं इनको इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, कहते हैं तुम हमारी बदनामी करोगी, तुम बेडरूम से बाहर मेरी बुराइयां करोगी, तुम मुझे बुरा नाम दोगी। वो एक इनसिक्योर बंदा बोलेगा। तो वो औरत कह सकती है ना, आप मुझसे बात कर लें,
तो ये बात बाहर नहीं कि जाएगी। वही वाली बात है कि मोस्टली हम जो बंदे देखते हैं वो इनसिक्योर होता है, फैजान जैसे जो है ना लोग वो दैट परसेंटेज कम है। हमारे साथ मुल्तान से कॉलर है, कौन जी? अमरीन। अस्सलाम वालेकुम अमरीन। जी वालेकुम अस्सलाम। मदिया जी कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक, आप ठीक ठाक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, हम ठीक है। क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं भी ज्वाइंट फैमिली में रहती थी, तो जब तक मैं ठीक रही हूँ। जब सास ने अलग कर दिया तो मुझ पे मियाँ ने टॉर्चर शुरू कर दिया। वो मुझ पे शक करते हैं, मुझे मारते हैं, मैं अपने घर नहीं जा सकती। मेरा बैकग्राउंड पीछे से मतलब इतना कोई हाई लेवल का नहीं है। वो मुझे यहाँ से किक करते हैं, मुझे मदर के घर भेज देते हैं। मदर वहाँ से मुझे टॉर्चर करती हैं, किक करती हैं, वो मुझे वापस भेज देती हैं। तो अब मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं जैसे मेंटली तौर पर मैं इतनी डिस्टर्ब हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। ओह माय गॉड। अच्छा, तो अभी वैसे आपने कोई मॉडरेटर, जैसे आपने कहा कि कोई दरमियान में आपने किसी को लाने की कोशिश की कि आप उनके थ्रू बात करें, सी चीजें क्लियर मैंने करें? अपने भाइयों से भी बात की है। कुछ टाइम के लिए मुझे 8 दिन 10 दिन के लिए अपने घर ले जाते हैं। तो फिर वहाँ पे आपको पता है, फिर वहाँ पे भाभी हैं, फिर उनके बच्चे हैं, फिर मेरे भी माशाल्लाह अपने 3 बेटे हैं। ओके ओके। तो जरा मतलब फाइनेंशियली इशू भी है ना, वो मुझे जॉब करने देते हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देते। मैं कुछ करने का कहती हूँ तो वो मुझे कहते हैं नहीं जी, बाहर तो लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है, उनके साथ रेप का चक्कर होता है, आप कोई जॉब नहीं कर सकती। आप, मेरी सास ने सिर्फ एक बात की थी उनसे जी जी, कि आप इसको लेकर सेपरेट तो हो रहे हो, ये चिट्टी चमड़ी है, इसका ख्याल रखना है आपने। हाय। अब आप बताएं मैं ऐसा क्या करूं? मैं अपनी मदर से नहीं बात कर सकती, वो थोड़ी सी किडनी प्रॉब्लम है उनको, थोड़ा सा टेंशन लेती हैं, वो ऐसे हो जाती हैं कि जैसे फिर वो सारे मुझे डिस्टर्ब करते हैं कि आपकी वजह से ये हुआ। वैसे मेरे ख्याल से अगर आपके मियाँ आपको मारते हैं, आप पे शक करते हैं, तो आप शायद भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में ज्यादा सिक्योर थी। जैसे आपने कहा ना कि वो उसके बाद आपके साथ ही करना शुरू किया जी। जॉइंट सिस्टम में ये था कि वो छोटा सा घर था और 10 बहन भाई थे ससुराल में। जी जी, ओके, उनकी अपनी प्रॉब्लम है। चलें ठीक है, शो देखते रहे क्योंकि हम शो भी हमारा क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। क्या आप, क्योंकि आखिरी 2 मिनट में मैं चाहूंगी कि सोल्यूशन अगर कोई वन लाइन मिल सके, आप उनको मनज़र जी क्या suggest मेरा करना तो चाहें? ख्याल है कि इनको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, इनको काम करना पड़ेगा। अगर माली मुश्किलात हैं, बहुत सारे मसाइल तो माली मुश्किलात से जुड़े हुए होते हैं। मतलब तकरीबन ये बगावत वाली बात है, लेकिन इनको अपने हकूक़ के लिए खुद उठना पड़ेगा। जब माली हालात दुरुस्त होने शुरू हो जाएंगे तो बहुत सारे मसले सॉर्ट होंगे। ये मैं अब अपने ज़ाती मतलब एक्सपीरियंस से भी कह रही हूँ। मेरी और भी ऐसी कॉलीग्स भी हैं जिनके साथ कुछ ऑलमोस्ट ऐसा था। तो जब आप एम्पावर्ड होंगी, आप अपना कमाएंगी, तो इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों को एम्पावर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको नहीं पता कि आगे के हालात Absolutely. क्या हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद की हमसे महफूज रखे। ज़िंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।